वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत गुलाम वंश से होती है। गुलाम वंश, मोहम्मद गौरी ने जो बहुत सारे जो दास रखे थे, उन्हीं दासों में एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उस दास जो मोहम्मद गौरी है, उसके मर जाने के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश की नींव रखते हैं। और इसे गुलाम वंश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये गौरी का गुलाम था, तो इसलिए संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक इनका शासनकाल रहा है। इस गुलाम वंश के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे वंश आएंगे, उनके बारे में हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर में। 1208 में यह स्वतंत्र शासक बना। पहले तो ये गुलाम था, उसके बाद ये शासक बना। शासक बनने के बाद इसकी जो मृत्यु होती है वो काफ़ी समय तक नहीं रह पाता। कुछ ही समय बाद 1210 में लाहौर में चौगान खेलते वक्त, चौगान जिसे आज पोलो कहते हैं, घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा लाहौर में ही स्थित है। अभी हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्योंकि इनका समय काफ़ी समय तक नहीं रहा। आप देखेंगे 1206 से 1210 तक ही रहा, महज 4 साल का ही। इसके प्रशासनिक कार्य, शासक बनने के बाद इन्होंने साम्राज्य विस्तार का काम नहीं किया। कैसे करते, सिर्फ 4 वर्ष का ही शासन था इनका। भारत में गुलाम वंश की नींव इन्होंने डाली। निर्माण कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कुतुब मीनार, बख्तियार काकी जो हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये ख्वाजा हैं, शेख हैं, तो इनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण कार्य शुरुआत कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो निर्माण कार्य शुरुआत किया, लेकिन इसे पूरा नहीं किया था। इसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया और बाद में अन्य शासकों ने भी उसमें कुछ निर्माण करवाए थे। तो कुतुब मीनार इन्होंने बनाया। दूसरा, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। ये जो मस्जिद है, ये कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित एक मस्जिद है, कुतुब मीनार के अंदर ही है। यहाँ पे जाएंगे तो जैन मंदिर और यहाँ पे बहुत सारे हिंदू मंदिर, उन मंदिरों को तोड़वा कर वहाँ पे यहाँ इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। वहाँ पे जाएंगे, उनके प्रांगण में उनका जो हॉल बना हुआ है, वहाँ पे जो स्तंभ है, आज भी उसमें इसके अवशेष देखे जा सकते हैं। तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। साथ में कराया 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, जो अजमेर में स्थित है। इन 3 जो इमारतें हैं, इनके आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, इनका निर्माण कार्य में बहुत प्रमुख रहे हैं। इनके दरबारी कवि हसन निज़ामी थे, जिनकी रचना थी ताज उल मासीर। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ, इन्हें क्या क्या उपाधियों से नवाजा गया था। इन्हें कहा गया था लाख बख्श, क्योंकि बहुत ही दानशीलता वाले व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। हातिम द्वितीय कहा जाता था दयाशीलता के नाम पर। कुरान खां कहा जाता था, क्योंकि कुरान को बहुत विश्वास मानते थे और इसे बहुत ही ज़्यादा पढ़ते थे कुरान। चंद्रमुखी, गौरी ने चंद्रमुखी की उपाधि से दी थी, क्योंकि ये चंद्रमा के समान मुख वाले व्यक्ति थे, ऐसा मोहम्मद गौरी का मानना था, इसलिए उन्हें चंद्रमुखी की उपाधि दी थी। इनकी मृत्यु के बाद आराम शाह जो है वो लाहौर की गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश ने आराम शाह को मारकर एक नए वंश, शमसी वंश की नींव रखी थी। चलिए उसे देखते हैं अब आगे। उसके बाद आते हैं शमसी वंश। अभी हमने जाना आराम शाह को मार करके इल्तुतमिश बैठते हैं उसी गद्दी पर, तो इसके संस्थापक हैं इल्तुतमिश। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। जो गुलाम वंश की शुरुआत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक वाला था, उसने लाहौर बनाई थी, उसके बाद इन्होंने दिल्ली बनाई। प्रथम शासक इल्तुतमिश स्वयं रहे हैं। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे समय से और काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया और वर्चस्व को सल्तनत काल में बढ़ाया था, इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक कहते हैं। राज्यारोहण से पहले ये बदायूं के गवर्नर थे, ये वहाँ पहले गवर्नर रहे हैं, उसके बाद ये आकर के यहाँ पे शासन करते हैं। 1215 से 16 में तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश व ताजुद्दीन के मध्य में होता है। इसने अपने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन निर्माण किया था। इल्तुतमिश की बहुत ज़्यादा खासियत रही है, क्योंकि ये जब आते हैं शासन में तो 40 सरदार जो अलग अलग क्षेत्रों को देखेंगे, इसलिए 40 सरदार को रखा था। और वो सरदार जो है तुर्कान ए चहलगामी कहलाए। तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना, एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। ये था क्या, 40 सरदारों का एक संगठन था। इस संगठन को ध्यान रखिए, ये संगठन आगे चल के इसमें से भी कोई राजा बनेगा, वो हम समय पर बात बताते हैं। इसने एकता प्रणाली को शुरुआत की।
और इक्तादार नियुक्त किया। इक्ता प्रणाली वास्तव में होती क्या है ये देखते हैं हम। इक्तादार क्या होता है, जैसे हम एक शासक है, एक राजा है कोई, तो राजा अपने क्या करेगा, जैसे कोई ये एक ज़मीन है उसके पास पूरा क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों को वो क्या करेगा, विभिन्न भागों में काट देगा इस प्रकार से, और एक एक हिस्सा, जमीन का एक एक हिस्सा, क्योंकि एक राजा पूरे जगह के प्रशासन को बहुत आसानी से नहीं चला सकता, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इक्तादारी प्रणाली को शुरुआत की। इक्ता में होता यह था कि जमीन के छोटे से टुकड़े को किसी एक व्यक्ति को दे दिया, जो वहाँ का प्रशासन को संभालेगा, राजस्व व्यवस्था को संभालेगा, और उसे गवर्नर के पद में वहाँ पे नियुक्त कर दिया, राज्यपाल के जैसे। तो ये वो वही काम करते थे। तो इस जमीन, जो छोटी सी जमीन जो आवंटित होती थी, उसे इक्ता कहा जाता था, और जिस व्यक्ति को ये मिलता था उसे कहते थे इक्तादार। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे इक्तादार वहाँ पे नियुक्त कर दिए। अब इक्तादार का काम होता था कि वहाँ पे ये अपनी सेना खुद रखेंगे, वहाँ का पूरा प्रशासन देखेंगे, पूरा राजस्व व्यवस्था देखेंगे। तो इस प्रकार से पूरे खंड खंड में सभी इक्ता, जितने भी इक्तादार थे, उन सबको नियामक करने का काम कर लेता था इल्तुतमिश। तो इस प्रकार से वो अपना जो प्रशासन है सुचारू रूप से चलाने में सफल रहे हैं। इसी को कहते हैं इक्तादारी प्रथा। इन्होंने ही मकबरे का निर्माण, सबसे पहले मकबरे का निर्माण भी इन्होंने ही करना शुरू किया था, और बाद में इल्तुतमिश का मकबरा जो बना वो दिल्ली में ही बना था, दिल्ली में है। अभी हम देखेंगे इल्तुतमिश के कुछ अन्य बातों को। इसके कवि थे दरबारी कवि मिन्हज उल सिराज, ये उनके दरबारी कवि थे। इन्होंने क्या क्या काम किए, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। मकबरा निर्माण की जो शैली है वो इल्तुतमिश के समय से आती है। निज़ामुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर में, उसे बनाने का काम किया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी के याद में उसे शुरुआत कराई थी, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने उस निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। उसके बाद अन्य शासकों ने बाद में उसमें अलग अलग मरम्मत का कार्य और बनाने का काम जो किया है, उसको भी हम देखेंगे समय के बाद। द्वितीय शासक आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो हैं वो इल्तुतमिश के पुत्र हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये गद्दी पर बैठते हैं। चूँकि ये जो शासक हैं रुकनुद्दीन, ये बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे, बहुत अच्छा शासन नहीं कर पाते थे, इसलिए शाह तुर्कान जो इनकी माता थी, शाह तुर्कान वो शासन करती है। वास्तविक शासक जो है शाह तुर्कान करती है। गद्दी पर ये बैठे हुए हैं लेकिन शासन उनका है, लेकिन ये बहुत समय तक चल नहीं पाया, क्योंकि राजा तो राजा होता है, काम उसे करना पड़ता है। तो ये दिल्ली का सल्तनत जो साम्राज्य है वो चलाने लगे थे, दिल्ली का शासक बने, लेकिन ये काफ़ी समय तक नहीं चला पाए। उसके बाद आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली महिला थी जो सुल्तान की पदवी पर बैठी। सुल्तान का पद इन्हें 1236 से 40 के मध्य था। इनका भी समय बहुत समय नहीं रह पाया, क्योंकि ये एक महिला थी। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। पुत्र तो बैठ के देख लिया, उससे नहीं हुआ सल्तनत को संभालना, तो फिर पुत्री बैठती है। ये काफ़ी गुणी व्यक्ति थी, महिला थी, और ये इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया इसमें, लेकिन काफ़ी समय तक नहीं रह पाई। राजत्व का जो सिद्धांत है, तो राजत्व जो राजा लोग रहते हैं वो अपनी वेशभूषा और अपने व्यवहार के नाम से जाने जाते हैं। सल्तनत काल में और प्राचीन समय से भी यही जो परंपरा है वो राजाओं के लिए चली आ रही है। उसी के आधार पर इन्होंने भी काम किया। चोगा, जिसे कुबा कहा था, कुलाह जो टोपी कहते हैं, ये सब जो पहनकर, जो अब राजाओं वाला भेष आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, तो उस भेष में ये दरबार में आती थी। लेकिन ये वहाँ के जो दरबारी थे अन्य, उनको पसंद नहीं था। तुर्कान ए चहलगानी जिसका निर्माण किया था इल्तुतमिश ने, ये सभी जो 40 सरदारों का समूह था वो सभी इसके विरुद्ध हो गए। क्यों विरुद्ध हो गए? क्योंकि ये एक महिला थी, और एक महिला कैसे वहाँ पे शासन कर सकते और हम उसकी बात क्यों माने, ऐसा सरदारों का मानना था। रजिया सुल्तान भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से विवाह कर लिया। उसने उसके साथ विवाह किया, लेकिन उन दोनों को मार देते हैं 1240 में ही। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को डकैतों ने मार दिया, लेकिन डकैतों ने मारा, लेकिन इसे मारवाया गया था वहाँ के लोगों के द्वारा। वहाँ के लोग मतलब जो सरदार वगैरह हैं, वो लोग चाहते थे गद्दी को हासिल करना, और वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई महिला उसमें शासन करे, इसलिए उनको हत्या करवा दी गई थी डकैतों के द्वारा। उनके पतन के कारण रहे हैं सबसे पहला तो स्त्री होना, और सरदार जो तुर्क सरदार के उनकी महत्वाकांक्षाएं, वो खुद चाहते थे गद्दी पर बैठना और इसे हटाना चाहते थे।
उसके बाद चौथा शासक आता है बहराम शाह। बहराम शाह के समय में क्या होता है, 1241 में प्रथम मंगोल आक्रमण होता है। 1241 के समय में जब शासन कमजोर हो जाता है तो फिर दूसरे अन्य जो रियासतों के राजा हैं वो भी यहाँ पे हमला करने आने की कोशिश करने लगते हैं। पांचवा शासक था अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से 46 के मध्य आते हैं। मसूद शाह के काल में बलबन का ही उदय का काल कहा जाता है। इसी समय बलबन धीरे से उदय हो रहा होता है। बलबन कौन है, वो जो 40 तुर्क सरदार थे उन सरदारों में ही एक है बलबन। ये क्या करते हैं, बाकी जो सरदार हैं जिनके साथ संधि कर सकते थे उनको आपस में मिला लिया और जो नहीं माने उन्हें मार दिया। इस प्रकार से इनका उदय हो रहा है। बाद में ये बलबनी वंश की स्थापना करेंगे, अभी देखेंगे हम। छठवां शासक है नासिरुद्दीन महमूद। ये नासिरुद्दीन महमूद जो है ये साधारण व्यक्ति था और साधारण तरह से जीवन जीना पसंद करता था। तो ये टोपी सीना इनका काफ़ी अच्छा लगता था। ये लोगों के अलग अलग शौक होते हैं, काम होते हैं, तो उनकी हॉबी रही है तो ये काम करते थे। संत शासक कहा जाता है, साधारण थे एकदम। रचना ताबकात ए नासरी इसने लिखी। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को, अब इन्हीं के समय में बलबन यहीं पे काम कर रहा था, इन्हीं के शासनकाल में, उनको इन्होंने उलुग खां की उपाधि देती है। उसके बाद बलबन ने ही इनको, नासिरुद्दीन महमूद को बलबन ने जहर दे करके मार दिया। ठीक है। उनकी मृत्यु के पश्चात बलबन भारत में गुलाम वंश के तीसरे वंश बलबनी वंश उसकी स्थापना करते हैं। नासिरुद्दीन को धोखे से मारा और बलबन ने ही इनको बैठने में मदद की थी। नासिरुद्दीन महमूद है, इनको गद्दी पर बैठने में बलबन ने मदद की और जब ये गद्दी पर बैठ गए तो धीरे से उनको जहर देकर मार दिया। उसके बाद वो खुद भी विराजमान हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने बलबनी वंश की स्थापना की। उनका नाम था गयासुद्दीन बलबन। प्रथम शासक रहे हैं गयासुद्दीन बलबन स्वयं। और बहाउद्दीन, पूरा जिनका जो मूल नाम था वो बहाउद्दीन था। बलबन स्वयं को जिले इलाही की उपाधि धारण कर लेते हैं, स्वयं से ही अपने आप को जिले इलाही कहला देते हैं। इनके निर्माण कार्य बहुत ज़्यादा रहे हैं। दिल्ली का लाल महल, लाल किला नहीं है ये, लाल महल अलग है, लाल महल का निर्माण करवाया। राजत्व का सिद्धांत इन्होंने लागू किया। लौह रक्त की नीति, जहाँ भी जाना मार्केट, ये सब जितने भी काम है वो लौह रक्त की नीति को लागू किया। सैन्य विभाग, सैन्य के लिए ये शासक हैं जो सैन्य के लिए अलग से विभाग बना देते हैं, उसका नाम है दीवान ए अर्ज। यही प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि दीवान ए अर्ज क्या है, सैन्य विभाग है। इसकी स्थापना की और इनके सैन्य के संगठन को संगठित करने का सबसे पहला जो काम है इन्होंने ही किया। इसके साथ ही पबोज और सिजदा प्रथा चलाई। सिजदा और पैबोज प्रथा, ये जितने भी इन्होंने निर्माण कार्य किए और अन्य कार्य किए, कुछ तो निर्माण कार्य कराया और कुछ विद्रोहियों का दमन करने के लिए कुछ किया, उन्हीं में से सिजदा और पैबोज था। सिजदा और पैबोज में ये होता था कि जो सिजदा है, अब घुटनों के बल बैठना है और लेट करके महाराज के जो मतलब जो बलबन है उनके पैरों को चूमना है। तो पैरों को जो चूमना ये होता था पैबोज, और घुटनों के बल बैठने से लेटने वाली जो विधि है वो सिजदा करना। तो ये दो चीज़ों को इन्होंने लाया। ये इसलिए लाया कि जितने भी जो 40 जो सरदार थे उनमें से कुछ को तो इन्होंने मार दिया जो विद्रोही थे, और जो माने, जो उनके समर्थन में आए, वो इसे मार करके दोबारा सरकार में ना बैठें, शासन में ना आ जाएं, इसके लिए उनके गुरूर को तोड़ देना, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दो, वो खुद ही नीचे हो जाएगा। इसके उद्देश्य से इन्होंने क्या किया कि ये सिजदा और पैबोज, अब किसी व्यक्ति को जो उनके सरदार हैं वो पैर चूम रहे हैं, मतलब वो कभी भी साहस नहीं करेगा कि राजा को मारे। तो इस प्रकार से इनकी विचारधाराएं रही है। इन्होंने क्या किया, नवरोज़ त्यौहार की परंपरा शुरू की। नवरोज़ त्यौहार की मनाने की जो परंपरा है वो यहाँ से शुरू होती है। ये फारसी धर्म का एक त्यौहार है नवरोज़, एग्जाम में पूछता है। तुर्कान ए चहलगामी को भंग कर दिया। जो 40 सरदारों का ग्रुप था जिसके सहारे ये खुद बने, उस 40 सरदारों का जो ग्रुप है उसको ख़त्म कर दिया, इसलिए कि कोई इनके विरोध में ना आ जाए। ये बहुत कट्टरपंथी वाले व्यक्ति हैं। इनके बड़े पुत्र महमूद, इनकी मृत्यु हो जाती है, उसकी वजह से ये इनकी शोक में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनके दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन दरबारी कवि के पद पर रहे हैं। इसके अंतिम शासक रहे हैं कैकुबाद एवं क्यूमर्स। कैकुबाद एवं क्यूमर्स ये जो अंतिम शासक हैं, इन्होंने ही किलोखरी में अपना जो दुर्ग है, हरा महल के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण करवाया था। इनको मृत्यु हो जाती है इनके द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी इन दोनों की हत्या कर देते हैं, और जब
इनकी हत्या हो जाती है और जलालुद्दीन खिलजी इन्हीं के समय में सेनापति के पद पर थे। इनकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना कर देते हैं। कैकुबाद की हत्या, उसके बाद बनते हैं खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी करेंगे। तो हमने पहले देखा गुलाम वंश, अब आते हैं खिलजी वंश में। खिलजी वंश, इसके शासक जलालुद्दीन खिलजी रहे हैं। किलोखरी अभी मैंने बताया कि उसकी स्थापना कर देती हैं, तो वहीं पे इन्होंने राजधानी बनाई। इसका भतीजा ही था और दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी। 1290 में कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू के विद्रोह को इन्होंने दबाया था और कड़ा मानिकपुर जो है उसी की जो साम्राज्य कड़ा मानिकपुर का छोटा सा हिस्सा उसे दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे शासन कर रहा था जो कड़ा मानिकपुर है, जलालुद्दीन ने इसे दिया हुआ था क्योंकि ये उनका भतीजा और दामाद भी था। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली में सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने दया, प्रेम और उदारता को अपने शासन में आधार माना। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया और आक्रमण क्यों किया? क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी जो इनका भतीजा और दामाद था उसे भेजा था देवगिरी को जीतने के लिए। ये देवगिरी जाते हैं, वहाँ हमला करते हैं। वहाँ हमला करने के बाद जब वहाँ से लूटपाट करके वापस आ रहे होते हैं तो इनके मन में विचार आता है कि क्यों न पूरी शासन जो व्यवस्था है वो मैं हासिल कर लूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, कड़ा मानिकपुर जो इनका अपना क्षेत्र था वहाँ पे अपने चाचा को बुला लेते हैं। उनके चाचा हैं जलालुद्दीन खिलजी, उसे वहाँ पे बुला लेते हैं। ये वहाँ जाते हैं और वहीं पे क्या करते हैं, इनकी हत्या कर दी जाती है। उनके हत्या के बाद ये अपने काम में लग जाते हैं, मतलब साम्राज्य को संभालने लगते हैं। और इस काम को सफल बनाने के लिए उनका जो भाई था अलमस, वो इनके मदद करता है। तो देख रहे हैं कितना षड्यंत्र हो रहा है यहाँ पे। अब द्वितीय शासक आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी, अपने चाचा को मार देते हैं। इनका बचपन का नाम या इनका मूल नाम कहें तो अली या गुरश्याप रहा है। इन्होंने अपना राज्यारोहण बनबल के ही लाल महल जो निर्माण कराया था वहीं पे करवा देते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम सम्राट माना जाता है इन्हें, मुस्लिम सम्राट भारत के। इनके दरबार में ही अमीर खुसरो, जो अमीर खुसरो इससे पहले भी थे बलबन के समय से, और वो धीरे धीरे अभी यहाँ तक हैं और ये आगे भी रहेंगे। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर, ये मलिक काफूर को साम्राज्य का मालिक नायब घोषित कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को साम्राज्य का मालिक नायब घोषित किया। अलाउद्दीन ने सोमनाथ का मंदिर को लूटा था। सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गौरी ने पहले भी लूट चुका था। सोमनाथ का मंदिर इतना अमीर था कि इसे बाद में शासक अन्य भी लूटते आए हैं, तो ये भी क्रूर शासक थे, तो इन्होंने भी वहाँ पे लूटपाट मचाई थी। इनके शासन में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हो रहे थे और मंगोल आक्रमण लगातार बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इस वजह से इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तन कर दिया और दिल्ली के निकट सिरी में ले आए। इसने स्वयं को सिकंदर सानी की भी उपाधि से विभूषित किया था। इन्होंने दो जो नए हैं वो कर लगाए, एक तो चराई कर था, एक गढ़ी कर था। पहले चराई कर और गढ़ी कर नहीं लगाया करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने शुरुआत कर दी थी। एक तो दुधारू पशुओं पर और घरों एवं झोपड़ी पर कर लगाया। घरों एवं झोपड़ी पर जो कर लगाया वो गढ़ी कर कहते थे। जो अन्य कर थे जो हमेशा से शासन में चले आए हैं वो जजिया और जकात है। जजिया गैर मुसलमानों से और जकात मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। ये एक धार्मिक कर था जिसमें अपने आय का जो 40% जो 40वां भाग है वो आपको देना पड़ेगा शासन को। इस प्रकार की बातें थी। इनकी नीतियों में रहे उसने सामंतों के पास अतिरिक्त जमीन, जितने भी सामंत लोग थे वहाँ पे, जितने भी जो जमींदार लोग हैं, उन लोगों की ज़मीन को इन्होंने, जिनके अलग से जो एक्स्ट्रा ज़मीन है उसको खालसा भूमि घोषित कर दिया। विवाह एवं अन्य ये जितने भी काम कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं विद्रोहों के दमन के लिए। विवाह एवं सम्मेलन में जो अमीर आते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। उपहारों पर प्रतिबंध। होता यह था कि जो अमीर आते थे वो इनके खिलाफ षड्यंत्र न रचें, ये उन्हीं के मन में था, इसलिए इसे बंद किया। जुआ, शराब, नशाखोरी आदि सामाजिक जितने भी कुरीतियाँ थी उसे बंद कर दिया था। अलाउद्दीन ने राजस्व नीति सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राजस्व की जो नीति है सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इसका जो श्रेय है राजस्व की जो नीति है उसको सरजा नाम के व्यक्ति हैं, सरजा काइनी, उसको दिया जाता है। उन्होंने हुलिया व दाग प्रथा आरंभ करवाई। हुलिया क्या है? ये जितने भी सैनिक रखते थे उन सैनिकों का
हुलिया मतलब उनके चेहरे से मतलब नहीं है, हुलिया मतलब ये है कि उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है, वो व्यक्ति का नाम क्या है, वो कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, क्या हैं, उनकी ज़मीन कितनी है, बहुत सारी ऐसी जानकारी, वो उनका एक पूरा एक फाइल बनाते थे, एक रजिस्टर जैसा बनाते थे, उसे ही उन्होंने हुलिया कहा था, वो बनाया। दाग प्रथा शुरुआत की, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरुआत किया था, और साथ में जो घोड़े हैं उसको दागाने का भी काम किया। ये क्या करते थे, घोड़े को दागने का काम भी करते थे। घोड़े को दागना मतलब घोड़े पर निशान लगाना। निशान इसलिए लगाना क्योंकि ये जो घोड़े हैं जितने भी, वो बाहर से मंगाए जाते थे। बाहर मतलब तुर्क साम्राज्य से मंगाए जाते थे घोड़े। तो जो तुर्क से जो आयातित घोड़े थे वो क्या थे, बहुत ही अच्छे किस नस्ल के जो घोड़े हुआ करते थे। और यहाँ पे जो छोटे घोड़े मिलते थे, तो होता ये था कि जिस भी सैनिक को जो घोड़ा दे दिया जाता था उसका देखरेख उसे ही करना पड़ता था, और हर वक्त लड़ाई होती नहीं थी, इसलिए वो घोड़े को अपने साथ लेके जाते थे अपने घर सैनिक लोग। और इसीलिए ये जो नीति बनाई गई है हुलिया वाली प्रथा, वो इसलिए बनाई है कि कौन सा सैनिक कहाँ रहता है सारी जानकारी इनके पास रहे। तो सैनिक अपने साथ वो घोड़े लेके चल जाते थे। साधारण समय में कोई सैनिक अपने खेतों में काम भी कर रहा है और साथ में घोड़े भी रखा हुआ, तो इस प्रकार से वो घोड़ों को अपने पास रखते थे। जब कभी युद्ध की बात आती थी या सैन्य अभ्यास या ऐसी कोई भी लड़ाई वाली बात आती थी, तो उसमें वो घोड़े को शामिल होना पड़ता था। तो यहाँ के जो सैनिक थे वो क्या करते थे, जो अच्छी नस्ल का जो घोड़ा है उसे बेच दिया करते थे और साधारण घोड़ा को ले आते थे। इस भ्रष्टाचार से बचने के लिए उन्होंने शुरुआत किया घोड़े को दगवाना, इससे साबित हो सके कि ये घोड़ा शासन के द्वारा उन्हें मिला है, दिया गया है। इस प्रकार की बातें यहाँ पे होती है। उसके बाद आते हैं, आगे देखते हैं। इसने बाजार नियंत्रण, अब जितने घोड़े हैं उसे दगवा दिया। उसके बाद बाजार पर नियंत्रण की बात आई। तो बाजार पर नियंत्रण की बात आती है तो 3 प्रकार के बाजार वहाँ पे बनाते हैं। वो 3 प्रकार के बाजार व्यवस्था क्या थी, मूल्य नियंत्रण, ताकि मूल्य नियंत्रण अच्छे हो सके। सराय ए अदल, सराय ए अदल इसे कपड़ा बाजार कहते थे। गल्ला बाजार जिसे अनाज के लिए, पशु एवं गुलाम बाजार, प्राचीन समय में गुलामों को भी आयातित किया जाता था, दासों को खरीदा जाता था, तो उसके लिए इन्होंने बताया गुलाम पशु एवं गुलाम बाजार। तो 3 प्रकार के बाजार बनाए, और इन तीनों बाजारों में जो अधिकारी काम करेंगे वो दीवाने रियासत होंगे, सहनाए मंडी होंगे और बरीद होंगे। ये क्रमशः वैसे ही हैं। ये 3 जो है इनकी नियुक्तियां कर दी गई 3 अधिकारियों की। दीवाने रियासत इसका प्रमुख अधिकारी जो है वो हुआ करता था। तो इस प्रकार से इन्होंने बाजार पर नियंत्रण किया। बाजार पर नियंत्रण प्रणाली इसलिए अपनाई ताकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति महंगी चीज़ों, जो सस्ती चीज़ें उसे महंगा करके ना बेच सके। तो इन्होंने बाजार नियंत्रण किया, अपने प्रशासन पर नियंत्रण किया। इस प्रकार से बहुत ही नियंत्रित करके ये शासन चला रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, इन्होंने बहुत सारे विजय अभियान भी किए। इनकी शुरुआत जो है पश्चिम उत्तर भारत से, भारत में गुजरात की बात करें गुजरात से हो जाती है। तो जो सेनापति है उस समय उलुग खां और नुसरत खां हुआ करते हैं। गुजरात के शासक कर्णदेव रहते हैं। कर्णदेव गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन ने, अब ये कर्णदेव को यहाँ हराते हैं और यहीं से इनको मिलता है मलिक काफूर। ये जो मलिक काफूर मिलता है वो 1000 दिनार में इसे खरीद लेते हैं। ये एक दास था, इसे खरीद लेते हैं वहाँ से, और इस कारण इतिहास में मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। रणथंभौर का विजय किया। रणथंभौर में शासक हमीर देव थे। इसने सुल्तान, जो सुल्तान है उसको वहाँ से पराजित किया, और बाद में स्वयं अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण करके उसे जीत कर लिया था। तो ये हमीर जो देव था, इन्होंने क्या किया, हमीर देव ने पहले क्या किया, यहाँ के जितने भी सेनापति हैं रणथंभौर में हमला करते हैं अलाउद्दीन के, तो ये व्यक्ति है हमीर देव, वो उसे हरा देते हैं। तो जब वे हरा देते हैं तो वो स्वयं आ जाते हैं लड़ने के लिए, और फिर अलाउद्दीन आने के बाद ये रणथंभौर का आक्रमण पूरी तरह से जीत लेते हैं। तो इस प्रकार से इनका अभियान रहता है। उसके बाद आते हैं चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ का जो विजय है उन्होंने क्यों किया, चित्तौड़ विजय का मुख्य कारण था जो रानी है पद्मावती, आपने नाम सुना होगा रानी पद्मावती, उसके नाम पर, उसे जीतने के लिए ये करते हैं। रतन देव राजा थे उस समय। तो इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की जो पुस्तक है, जो रचना है, रचना जो है पद्मावत, उसमें इसके पूरा विवरण दिया हुआ है। तो चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम अपने पुत्र खिज्र खां, जो उनके पुत्र हैं, उनके नाम पे खिज्रबाद रख दिया। चित्तौड़ विजय का वर्णन अमीर खुसरो के ग्रंथ खजाइन उल फतह में भी मिलता है।
तो ये सिर्फ रानी को जीतने के लिए करते हैं, लेकिन रानी आत्मदाह कर लेती है। उसके बाद आते हैं मालवा विजय, जो 1305 के समय में होता है। दक्षिण भारत में देवगिरी अभियान होता है। रामचंद्र देव देवगिरी को जीतकर वहाँ के शासक में स्थापित करने के बजाय वार्षिक कर दे दिया। अब होता क्या है कि ये यहाँ पे जाते हैं देवगिरी को जीतने के लिए, तो देवगिरी को जब जीतने जाते हैं तो वहाँ के जो शासक है रामचंद्र, ये उनसे जीत करके वहाँ पे अपना शासन स्थापित नहीं करते हैं, इनको ही वहाँ पे बैठा देते हैं और ये क्या करते हैं, वार्षिक कर उन्हें दिया करते हैं। मतलब ये अधीनता स्वीकार कर ली एक हिसाब से। रामचंद्र देव को ही उन्होंने फिर राय रायन की उपाधि दे दी, क्योंकि ये उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और इन्हें जो भी उनका लगान होता है कर उसे देते हैं। तेलंगाना अभियान, काकतीय वंश के शासक थे प्रतापरुद्र। प्रतापरुद्र जब यहाँ पे जाते हैं प्रतापरुद्र को जीतने के लिए, वहाँ के शासक काकतीय वंश को जीतने के लिए, तो ये क्या करते हैं, लड़ते नहीं हैं, ये अपनी मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति बनवा करके उसमें जंजीर बनवा करके उसके सामने पेश कर देते हैं कि हमने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये लड़ते ही नहीं हैं। इसी समय मलिक काफूर को काकतीय का जो कोहिनूर का हीरा, यहाँ पे काकतीय वंश में ही कोहिनूर का हीरा था, वो कोहिनूर का हीरा इन्हें दे दिया जाता है। होयसाल अभियान, वीर बल्लाल तृतीय, उसके बाद इसके जो द्वार समुद्र है वो वहाँ की राजधानी हुआ करती है। तो होयसाल की राजधानी अक्सर पूछता है प्रश्न, वो आप याद रखेंगे। पांड्य वंश में मलिक काफूर पांड्य वंश पर जो आक्रमण करता है, लेकिन यहाँ से पांड्य वंश को हरा नहीं पाता मलिक काफूर। जैसे यहाँ पे बिना लड़े ही वो जीत गए, यहाँ पे भी जीत हासिल की, लेकिन पांड्य वंश से उनको जीत हासिल नहीं हो पाती। पांड्य वंश बहुत लड़ने वाला वंश था, काफ़ी निपुण था लड़ाई में, तो ये जीत नहीं पाते हैं। लेकिन ना जीतने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो धन लूटने के लिए गए थे, तो नहीं जीतने फिर भी वहाँ से काफ़ी धन लूट करके चले जाते हैं। इन्होंने क्या क्या निर्माण करा है, कुतुब मीनार के प्रांगण में अलाई दरवाज़ा, नाम से ही समझ में आता है, अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाज़ा, उसका निर्माण करवाया। इसने दिल्ली में कुशक ए श्री का किला बनवाते हैं। 1000 खंबा महल, जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया और इनकी मृत्यु 1316 ईस्वी में हो जाती है। अंतिम शासक आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, एकमात्र मुस्लिम शासक जिसने अपने आप को मुस्लिम धर्म का खलीफा घोषित किया। इससे पहले किसी भी मुस्लिम शासक ने घोषित नहीं किया था। खलीफा का पद, जैसे मोहम्मद जो इनके धार्मिक गुरु रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड होता है ये खलीफा का पद, तो वो अपने आप को घोषित कर लेते हैं, मतलब हम बहुत महान व्यक्ति हैं इस प्रकार से। नासिरुद्दीन खुसरवाह ये आते हैं उसके बाद। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की, ठीक है। जैसे ये अपने आप को खलीफा घोषित कर दिए, वैसे ये पैगंबर के सेनापति घोषित कर दिए। मतलब अपने आप को इस्लाम धर्म में जो भक्ति से संबंधित है उससे जोड़ करके देख रहे हैं। ये अपने आप को कैसे बता रहे हैं, एक ईश्वर के रूप में, ईश्वर ने उनको भेजा है, इस प्रकार से अपने आप को साबित कर रहे हैं। गाजी मलिक ने इनकी हत्या कर दी और तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। नासिरुद्दीन की हत्या जो है गाजी मलिक कर देते हैं और वहाँ पे तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। अब देखते हैं हम तुगलक वंश। अब आते हैं तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक, इन्हीं का नाम था गाजी मलिक, और शासक बनने के बाद अपने आप को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाने जाते हैं। 1320 से 25 के मध्य गयासुद्दीन लगभग 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया था इन्होंने। नहरों के निर्माण करने वाले पहले सुल्तान थे जो नहरों के निर्माण में काम किया। इन्होंने क्या किया, डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से संगठित किया, डाक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। जब ये बंगाल विजय करके वापस लौट रहे थे, जब ये बंगाल को जीतने के बाद, यहाँ से विजय करने के बाद जब लौट रहे थे दिल्ली की तरफ, तभी निज़ामुद्दीन औलिया, जो दरगाह आपने नाम सुना होगा, उन्होंने कहा था कि इन्हें दिल्ली अभी दूर है। द्वितीय शासक रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खां। ये जो जूना खां है, यही वो व्यक्ति है जो उनकी हत्या करेगा। अभी हम देखते हैं। वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का जूना खां। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक को बंगाल से लौटने, जब वो बंगाल से लौट करके आ रहे थे, तो बंगाल से लौटने के समय वो तुगलकाबाद जो दिल्ली के पास ही है, वहाँ पे लकड़ी का महल है, वहाँ पे विश्राम करने के लिए वहाँ पे ठहराया जाता है। तो ये ठहरते हैं और धोखे से महल को क्या करते हैं, वो हिला करके, लकड़ी का महल है उसे हिला करके गिरा देते हैं और महल उनके ऊपर पूरा गिर जाता है। इससे दबकर उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो उसके बाद ये दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में अपनी सन की योजनाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन्होंने दोआब क्षेत्र पर कर लगाया। दोआब क्षेत्र जैसे गंगा और यमुना, इस दो नदियों के मध्य में जो क्षेत्र है जहाँ कृषि भूमि है उसको बोलते हैं दोआब क्षेत्र। ये इन्होंने बहुत सारे दमनकारी कार्य किए। उनमें पहले तो कर लगा देते हैं और ये कर नीति लगाए, लेकिन ये विफल रहे। राजधानी परिवर्तन, इसे बहुत ज़्यादा मूर्ख शासक भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम इस प्रकार से किए। मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन किया। दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी महाराष्ट्र के में, वहाँ से अपनी राजधानी परिवर्तित कर रहे हैं। अब सोचिए इतने दूर राजधानी परिवर्तन मतलब धन की काफ़ी हानि होने वाली है, इसलिए राजधानी परिवर्तन कर दिया और राजधानी परिवर्तन कर उसका नाम दौलताबाद रख दिया। राजधानी परिवर्तन हो गई, वहाँ से चले आए दिल्ली से देवगिरी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा में तांबे के सिक्के चलाए जिसका मूल्य चांदी के टक्के के बराबर था। इन्होंने क्या किया कि चांदी के सिक्के चला दिए, चांदी के मूल्य के तांबे के सिक्के चलाए। अब उन्होंने क्या किया, तांबे के सिक्के तो चला दिए, लेकिन इन्हें कभी अनुभव नहीं था कि वहाँ की जनता भी चांदी के सिक्के, जो तांबे के सिक्के हैं वो बना सकती है। होता क्या था कि जो लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, वो क्या करते, अपने घर में ही टकसाल खोल दिया। टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्के का निर्माण होता है, तो वो अपने घर में ही तांबे के सिक्के बनाने लगे और बाजारों में चलाने लगे। तो डुप्लीकेट मतलब नकली सिक्के आ गए मार्केट में, तो इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। तो इसमें भी वो विफल रहे। कृषि सुधार कार्य किए। कृषि सुधार हेतु दीवान ए अमीर कोही की नियुक्ति की। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए फार्म कृषि योजना को भी चलाया। खुरासान एवं काराजील अभियान, विजय से पहले ये सैनिक को वेतन दिया। अब ये खुरासान में हमले से पहले सैनिक को अग्रिम वेतन, जो एडवांस राशि होती है, वो उन्होंने दे दी। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सी धन संबंधित जितने भी है वित्तीय जो आर्थिक नीतियाँ इनकी बहुत ज़्यादा खराब रही, और जहाँ भी जाते थे ये धन का ही नुकसान किया है इन्होंने, चाहे वो राजधानी परिवर्तन हो या कुछ भी। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 में इन्हीं के शासनकाल में आता है। जब ये इब्न बतूता यहाँ पे आता है तो वो इसे काजी नियुक्त करते हैं, दिल्ली का काजी, और राजदूत बना करके यहाँ से फिर चीन भेजते हैं। किसको? इब्न बतूता को। इसके शासनकाल में ही हरिहर और बुक्का दो सगे भाई थे। इन्होंने 1336 में दक्षिण में जो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य, जो वर्तमान में हम्पी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे संगम वंश की नींव डालते हैं। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों ने इस साम्राज्य में सबसे बड़ा था। दिल्ली सल्तनत का जो जितना भी साम्राज्य है, ये इनका जो साम्राज्य है ये सबसे बड़ा रहा है। इनकी मृत्यु 1351 में सिंध में हुए विद्रोह को दबाने गए थे, लेकिन वहीं पे बीमार हो जाते हैं, ज्वरग्रस्त हो जाते हैं, तबीयत इनकी खराब होती है, और वहीं पे थट्टा नामक एक जगह है, स्थान है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद बदायूनी का जो कथन था वो किस प्रकार से आता है, एक मिनट, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो इनकी मृत्यु के बाद जो बदायूनी है, इनका कथन था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो इस प्रकार की बातें करते हैं। ये वाक्य किसने कहा था, ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है। इनकी विफलताओं के कारण इसे इस्लामिक जगत का सबसे ज़्यादा मूर्ख शासक भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि इसकी जितनी भी नीतियाँ रही हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ये सारी क्या करिए, जिनकी आर्थिक नीतियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। फिर तीसरा शासक आता है फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का ये चचेरा भाई है, और ये भी थोड़ा सा कट्टरपंथी क्रूर शासक था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने का प्रथम शासक बना। पहले जो जजिया कर था उसमें ब्राह्मणों को छूट दी जाती थी। वो पूजा पाठ वाले धार्मिक व्यक्ति ऐसा मान करके इससे पहले के राजा उन्हें छूट दे दिया करते थे, लेकिन ये इतना क्रूर व्यक्ति था कि इन्हें भी नहीं छोड़ा, इस पर भी लगा दिया। इन्होंने 5 शहर बसाए, जिसमें जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फिरोजपुर महत्वपूर्ण है। यही 5 जो शहर हैं इन्होंने बसाए। इनके नाम याद रखेंगे, जौनपुर, हिसार और फिरोजाबाद। फाफा से तो आपको याद रहेगा, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फिरोजपुर। इसी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही फारसी में लिखी थी। जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण करके इसे लूटा था। दीवान खैरात दान वाला, इसने कुछ विभाग बनाए थे, उनमें से था दीवान खैरात दान देने वाला विभाग। एक और विभाग था दीवान ए शफा दवाखाना।
और दीवान ए बंदगान, जितने भी दास थे उनके देखभाल के लिए, संरक्षण के लिए इसे बनाया गया था। अशोक स्तंभ जो था मेरठ, जो टोपर में है, वहाँ से ये दिल्ली में ले आए थे। मेरठ से उठा के दिल्ली में अशोक स्तंभ को लाने वाले राजा भी थे। इन्होंने नहरों का निर्माण भी करवाया, इन्होंने नहरों के निर्माण कराए और कर भी लगाया। अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, इसके शासनकाल में कि मध्य एशिया, इसी के समय में शासनकाल में मध्य एशिया का जो शासक था तैमूर लंग, वो आता है और यहाँ पे आक्रमण करता है। तैमूर लंग के बारे में जानते हैं, ये बहुत ही क्रूर शासक था। मध्य एशिया में जुगताई तुर्क था, जुगताई तुर्क, समरकंद इनकी राजधानी रही है। 1398 में भारत पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली में सुल्तान जो था तुगलक वंश का महमूद शाह, जब ये चल रहा है महमूद शाह, यही शासन कर रहा था। तो ये ऐसा शासक था कि ये जहाँ भी जाएंगे बस इनको कत्ल करना है, लोगों को मारना है और मारना है, बस इनका यही काम। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, महिला पुरुष, इनको कुछ नहीं देखना है, इनको सिर्फ उनकी हत्या कर देनी है और वहाँ से जो भी कुछ मिल जाए उसे लूट करके ये अपने साम्राज्य में वापस चल जाते थे। तो ये क्या किए, इन्होंने 15 दिन तक लगातार यहाँ पे पूरा दिल्ली को तहस नहस किया, वहाँ पे कत्लेआम किया। उसके बाद खिज्र खां को, जो खिज्र खां है, उसे यहाँ पे सौंप देते हैं और समरकंद वापस चले जाते हैं, अपनी राजधानी जो है वहीं पे वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पे आएंगे खिज्र खां। खिज्र खां आते हैं और सैयद वंश की नींव रख देते हैं। संस्थापक हैं खिज्र खां सैयद। लाहौर व मुल्तान पर तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में, लाहौर और मुल्तान में तैमूर का प्रतिनिधि के रूप में बैठते हैं, मतलब तैमूर के पास इनका कुछ ना कुछ जो राजस्व है वो जाएगा। 1414 में दिल्ली में आक्रमण करके वहाँ पर भी इसने अधिकार में ला लिया था। प्रथम स्वतंत्र शासक इसमें बने हैं मुबारक शाह। उसके बाद प्रसिद्ध शासक इसमें रहे हैं अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह 1551 में बहलोल लोदी क्या करते हैं, इनको पराजित करते हैं और लोदीन वंश की नींव रखते हैं। अब आते हैं हम लोदी वंश की तरफ। सैयद वंश बहुत ज़्यादा नहीं चल पाता, लोदी वंश आते हैं। अब लोदी वंश, इसकी स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक रहे हैं वो सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी ने ही क्या किया था, आगरा नगर की स्थापना 1504 में की थी और 1506 में उसको अपनी राजधानी बनाई। 1504 में आगरा की स्थापना करते हैं। आगरा का ताजमहल आपने नाम सुना होगा, आगरा इसलिए फेमस है, तो वो आगरा है, उसकी स्थापना इन्होंने की सिकंदर लोदी ने, और 1506 में उसे राजधानी बनाते हैं। गुलरुखी नामक साहित्य की रचना करते हैं। संगीत का एक ग्रंथ बनाते हैं, वो क्या है, लज्जत ए सिकंदरी, उसकी रचना की थी। भूमि के पैमाइश है तो भूमि को नापने के लिए गज ए सिकंदरी की रचना की, जो इसका जो 30 इंच का एक जो पैमाना है वो 30 इंच का हुआ करता था। नया प्रयोग किया, द्वैत शासन लाया। और सिकंदर लोदी को 1517 में गले की बीमारी हो जाती है, थायराइड, जो आपने नाम सुना होगा, थायराइड ग्रंथि, तो गले की बीमारी हो जाने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम प्रसिद्ध जो शासक रहा है वो इब्राहिम लोदी रहा है। इब्राहिम लोदी, लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, लोदी वंश का भी अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक। तो जो लोदी वंश का जो अंतिम शासक रहा है, तो उसे मारने के लिए, मतलब जो इब्राहिम लोदी है उसे मारने के लिए उसके जो चाचा हैं वो हैं आलम खां और दौलत खां। इसके साथ ही चित्तौड़ के शासक राणा सागा, ये क्या करते हैं, अफगान के जो बाबर हैं उन्हें आमंत्रित करते हैं। फरगना में वो शासन कर रहे थे उस समय, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं कि आप इनसे लड़िए, इनको हराइए और हमें दे दिए। ये क्या करते हैं, ये इनका विचार था दौलत खां और आलम खां का, कि ये वो हार जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे शासन कर लेंगे, हमें मिल जाएगा। तो जो बाबर हैं वो आते हैं और उनके मध्य में ही होता है युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और यहाँ से फिर नींव रखी जाती है मुगल वंश की नींव रखी जाती है और यहाँ से ही ख़त्म हो जाता है पूरा दिल्ली सल्तनत का समय। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम आपके सामने पेश होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।